अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला सामने आने के बाद से हुकूमत जारहाना रवैया अख्तियार कर रही है। एक तरफ वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर चुकी है, इमरान खान समेत पीटीआई की आला क़यादत पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना चाह रही है, तो साथ ही अदलिया को भी बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रही है। अदलिया पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही दावा कर रही है कि अब अक्टूबर नवंबर के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन को भी अटैक किया जाएगा। यानी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ झुकाव का इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि खुद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर दबाव बढ़ा रही है। हालिया फैसला 11-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी तस्लीम किया, मगर तहरीक इंसाफ मुसलसल चीफ जस्टिस पर दबाव बढ़ा रही है और अब उनके नामजद करदा एडहॉक जजेस की तैनाती पर भी सवाल उठा रही है। इसके अलावा आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर एक गैर मामूली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इमरान खान की मुस्तकबिल करीब में जेल से बाहर न आने की पेश गोई के साथ साथ ये दावा भी किया गया है कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 18 महीने तक ही बरकरार रहेगी। और फिर यह भी कहा गया है कि ज़्यादा इम्कान यह है कि नए इलेक्शन होने के बजाय मुतबादिल के तौर पर आर्मी की हिमायत याफ्ता टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुताल्लिक तनाज़े पर, जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी तशवीश का इजहार किया है। इसके अलावा आज तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा, जबकि उमर अयूब ने कहा कि किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में मैं वाज़ेह तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के खत्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। बैन लगा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे। आज उनके पास एक मौका है, पीपल्स पार्टी, वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में न खेलें। नून लीग की वफाकी हुकूमत को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर न सिर्फ तहरीक इंसाफ की शदीद तनकीद का सामना है, बल्कि इत्तेहादी भी इस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके बाद नून लीग की पोजीशन में भी कुछ तब्दीली नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यानी सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का तो इस हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से इस मामले पर मुशावरत ही नहीं की गई। हालांकि पीर को वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादी इस मामले पर ऑन बोर्ड है, मगर फिर खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। सिर्फ यही नहीं, आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का भी इरादा जाहिर किया है। गवर्नमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ अदारों की, एजेंसीज़ की, कि जी फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ये काम कर रहे हैं या वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ कोई मुलव्वस हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट के सामने रखी जानी चाहिए। कैबिनेट जो है वो आफ्टर डिस्कशन अप्रूव करे तो फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको सबमिट किया जाएगा। अभी जो है वो सिंपल गवर्नमेंट ने अपनी टेंशन का इजहार किया है। नून लीग ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है, जिस पर ज़राए के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर अलॉट कर दिया है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास हुआ है, जहां ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग के हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन में कल फिर मुशावरती इजलास होगा। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एक दफ़ा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी की कोशिश की जा रही है।
मखसूस नशस्तें, इंशाल्लाह ताला वो फैसला होगा। और जितने ये पागल हुए हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नाफरमानी करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, इनके पले है क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके चारों कमिश्नर जो हैं उनको फिल फॉर मुस्ताफी होना चाहिए और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, पीर को अचानक वज़ीर इत्तलात आते हैं, PTI पर पाबंदी का हवाले से आगे बढ़ने का ऐलान करते हैं, साथ में हमारे इंटरव्यू में आके कहते हैं कि इत्तेहादी भी ऑन बोर्ड हैं। फिर पीपल्स पार्टी कहती है हमसे मुशावरत नहीं की गई। फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब कहते हैं कि अभी मामला आगे बढ़ाएंगे, इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अभी तो इस बात का इरादा किया गया है। साहब, ये बताइएगा कि इत्तेहादियों को तो एतमाद में नहीं लिया गया, क्या खुद हुकूमत को भी एतमाद में लिया गया था इस हवाले से, या बस ऐलान करा दिया गया वज़ीर इत्तलात से? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने जो सीक्वेंस बताया है तकरीबन यही सीक्वेंस है। हमने ये फैसला आप कह सकते हैं कि थोड़ा प्री मैच्योर हमने डिक्लेयर किया, और इत्तेहादी जो है हमारे जो हैं उनकी जो मशावरत जो है वो अशद ज़रूरी है, और वो इंशाअल्लाह ताला जैसे भी कंसेंसस क्रिएट होगा उसके मुताबिक जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जो आपने सीक्वेंस बताया यही सीक्वेंस है। मेरा ख्याल है कि ये इत्तेहादियों ने जो कहा है ना उनसे मशावरत नहीं की गई, तो इस किस्म की कुछ सूरत-ए-हाल ज़रूर होगी। एक ब्रॉड कंसेंसस क्रिएट करके ये मेजर जो है स्टेप जो है उसको लेंगे इंशाल्लाह ताला। ख्वाजा साहब, क्या हुकूमत के ऊपर दबाव है इदारों का? क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है एक ज़माना था जब इमरान खान साहब का ज़ाती आप लोगों से मसला था, वो ज़ाती तौर पर चाहते थे कि आप सारे जेल में रहें। इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर उनके साथ उस वक्त कोऑपरेट किया, एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन बना हुआ था दोनों का। अब जो ज़्यादा मसला है वो इदारों का इमरान खान साहब का है। क्या आप सहूलतकार बन रहे हैं और जिस वजह से ये सारे के सारे फैसले हो रहे हैं जिसका आप लोग खुद शायद मुस्तकबिल में दिफा नहीं कर पाएंगे? नहीं, ये बात जो है ना, मैं आई विल डिसएग्री विद दैट रिस्पेक्टफुली। ये मसला इदारों का सिर्फ नहीं है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का मसला है। जिस तरह का PTI ने एटीट्यूड अपनाया हुआ है पिछले 2-2.5 साल से, जब से उनका इक़्तिदार छिना है, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए PTI जो है ना वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गई हुई है। मैं छोटी छोटी बातें आपको 2-3 बताता हूँ जिससे इनके एटीट्यूड का, जिनसे इनके ज़हनी जो इस वक्त अप्रोच जो है किस तरह ये कर रहे हैं सारे सिलसिले को। देखें, हमने चंद दिन पहले आपने मुझे इंटरव्यू भी किया ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दी के खिलाफ के ऑपरेशन के हवाले से। ना सिर्फ यह है कि इन्होंने मुखालफत की उसकी, बल्कि टोटली डिसओन, इवन जो हमारी शहादतें हो रही हैं उनसे डिस्कनेक्ट है इनका। ये ना किसी फातिहा पे जाते हैं, ना उसको कंडेम करते हैं, ना उनके साथ जो है कोई यकजहती जो है शुहदा के वारसों के साथ, चाहे वो KP में हो, चाहे पंजाब में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, बलूचिस्तान या सिंध कहीं भी हो, बिल्कुल कतई तौर पे चले। बाकी पाकिस्तान को छोड़ें, KP के अंदर तो इनकी हुकूमत है, अक्सरियत है, इनकी पॉपुलैरिटी भी है, पिछले 10-12 साल से हुक्मरानी भी है। वहां तो कम से कम जो है वो यकजहती शो करें। सो एक मेजर इशू है जो पाकिस्तान की रियासत फेस कर रही है, उसके साथ ये टोटल डिस्कनेक्ट और डिसएसोसिएट इन्होंने अपने आप को किया है। उसके बाद आप देखें कि ये सारी की सारी इनको इमदाद जो है वो अमेरिका से मिल रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक इमदाद है, चाहे वो लेजिस्लेटिव उनकी इमदाद है। वहाँ पे लॉबिस्ट इन्होंने हायर किए हुए हैं और डेफिनेटली वहाँ पे इनकी वैसे भी जो है मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं उनके हवाले से इनकी हमायत जो है इन्होंने जनरेट की हुई है। जब सूट करता था तो ये इन्होंने मुख्तलिफ लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक किस्म की नूरा कुश्ती थी, फिक्स मैच था। ये लाजमी तौर पे इनके राब्ते उस वक्त भी थे, उससे पहले भी थे। और मैं ज्यादा फुल सर्किल घूम के आ गई है। इमरान खान साहब अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगाते हैं बाइडेन इंतजामिया पर, आप कह रहे हैं कि वहां पर दूसरा मामला हो रहा है। नहीं, ये इसमें नूरा कुश्ती का एलिमेंट जो है बिल्कुल शामिल है। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। इसमें देखना, इतना यू टर्न लेना और उसके बाद इतनी ज्यादा, अब मैं सिर्फ आपको एक जो है क्वेश्चन कह लें
मैं जसारत कर रहा हूँ पोज करने का, कि इतनी ज्यादा इन्होंने उनके खिलाफ जो है हाइप क्रिएट की, और उसके बाद पूरा जो है निजाम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो है वो इनके हक में बोल रहा है। हाउ, ये सवाल जो है आपके ज़हन में भी है, मेरे ज़हन में भी है। ख्वाजा साहब देखिए ना, अब अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर पीटीआई की आपको पता है ओवरसीज बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। उनके वोटर सपोर्टर को हासिल करने के लिए ये जितने भी उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्यों नहीं उनके हक में ये बात कर रहे होंगे। एक पॉलिटिकल आंसर भी तो है ना इसका, बजाय इसके कि हम हुब्बुल वतनी पर शक करना शुरू कर दे। पीटीआई ने पहले एक इल्ज़ाम लगाया, उस पर यू टर्न लिया, वो एक अपनी जगह पर है, मगर ये भी तो एक फैक्टर है। नहीं, एग्रीड, मैं ये भी फैक्टर जरूर होगा जो आप कह रहे हैं, ये भी जरूर फैक्टर होगा। लेकिन देखें, पाकिस्तान को वेंटिलेटर पे या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखना जो है पिछले 10, 15, 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। डिस्पाइट द फैक्ट, मैं जरा थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने एक्सट्रीम पे जाके 80 की दहाई पे भी, और जो इस सदी की पहली दहाई आई थी जनरल मुशर्रफ जब हुक्मरान थे, उनके ज़माने में हमने जो है वो बिल्कुल अपनी जो सॉवरेंटी थी, अपनी खुद मुख्तारी दाव पे लगा के अमेरिका के साथ हम खड़े रहे। बनता तो ये था कि हमारी मुश्किलात जो हैं वो हल होती, हमारी जो मुआशी मुश्किलात हल होती, हमारी को और मुश्किलात जो हैं दफाई लिहाज से को हल होती, लेकिन हमारा कोई मुश्किल जो है वो हल ना हुई, बल्कि हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ। सो ये मेरी अपनी राय है, मैं ये हुकूमत की राय नहीं है, मेरा अपनी एक। मगर ख्वाजा साहब, एज ऑफ नाउ ज़रा हम अपनी चॉइस से उनके इत्तेहादी बने, और इत्तेहादी बनने के बाद हमने खुद ने भी अपने साथ कुछ बहुत अच्छा किया नहीं है। दूसरे ममालिक किसी दूसरे मुल्क को तरक्की की राह पर नहीं डालते, खुद इन ममालिक को तरक्की की राह पर चढ़ना होता है। हमने अपनी गलतियां बहुत की हैं। और अब अहम बात यह है कि 3 साल पहले तक इमरान खान साहब अमेरिका पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्जाम लगा रहे थे। अब अमेरिका कह रहा है, जो पाबंदी का आप ऐलान कर रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार कर रहा है, और इस वक्त IMF से आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। अब आप क्या अमेरिका को अपसेट करने जा रहे हैं, या दुनिया में आवाजें अपने खिलाफ बुलंद करने जा रही है हुकूमत? नहीं, मैं अमेरिका को बिल्कुल अपसेट करने का ना कोई इरादा है। किसी भी जो इंटरनेशनल सीन के ऊपर जो भी लोग मैटर करते हैं, हम नहीं उनको अपसेट करना चाहते, कथित तौर पे अपसेट नहीं करना चाहते, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने का तो हमें हक हासिल है, या वो भी ना हम नहीं कर सकते। मैं फिर उसी अपने आर्गूमेंट पे आता हूँ कि बावजूद इतने बड़े इत्तेहादी होने के हमारी माली मुश्किलात जो है, आपने आर्गूमेंट जो दिया है वो भी ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। जो मेरा आर्गुमेंट है, मैं उसके हक में ये कहूंगा, हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। चले हमारे अंदरूनी हालात भी जो है उसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्सेंचुएट होती रही, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती रही, लेकिन हमारे साथ जब हम उनके इत्तेहादी थे उस वक्त हमारे ऊपर पाबंदियां लगती रही। अब ये एक एटीट्यूड जो है अपनाया है अमेरिका ने कि इमरान खान के हक में आपका इलेक्शन वाला आर्गुमेंट भी सही है, लेकिन जिस वक्त हमारे वक्त में जमहूरियत पामाल हो रही थी और जनरल बाजवा और जनरल फैज जो है एक उनके दाएं हाथ पे खड़ा था, इमरान खान के एक बाएं हाथ पे खड़ा था, ये उस वक्त जो है अमेरिका की जो हिस्से जमहूरी हिस्से जो एक डेमोक्रेटिक उनकी नॉर्म्स हैं या ट्रेडिशंस जो हैं उस वक्त उनको याद ना आई, आज जो है उनको याद आ रही है। इसमें देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। मुझे ये बताएगा, एक बात आपने दहशतगर्दी के हवाले से की, और आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था इस हवाले से कि जी हम APC बुलाने जा रहे हैं और दहशतगर्दी पर कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की ऊपर अपनी तनकीद होती है कि उनकी एक अजीब पॉलिसी है कि सियासतदानों से बात करूंगा नहीं, लड़ूंगा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। मगर आप तो APC बुलाने जा रहे थे, आप तो कंसेंसस डेवलप करने जा रहे थे। इस वक्त हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं, शहरियों पर हमले हो रहे हैं, मगर वैसे आप बुलाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले जब आप एक सियासी जमात पर बैन का ऐलान करते हैं, और वो जमात जो कि 3/4 मेजॉरिटी से खैबर पख्तूनख्वा में जीती है, जहां पर सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, तो आप इसेंशियली कोई कंसेंसस डेवलप करने की फिजा में तो नहीं जा रहे ना? नहीं, देखें, ये तो एक इशू लेटर डेवलप हुआ है ना, जैसे जो आपने पाबंदी लगाने वाला जो इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो है हम एक ब्रॉडर कंसेंसस जो है क्रिएट करने का दहशतगर्दी के खिलाफ जो है हमारी ऑफर जो है आज भी मौजूद है, और हम आज भी उस एजेंडे पे कायम है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जरूर बनना चाहिए।
लेकिन साथ ही साथ मैं आपको कह रहा हूं कि ये उनका एटीट्यूड इतना इनकरेजिंग नहीं है। वो तो दहशतगर्दों के जो विक्टिम बन रहे हैं, जो शोहदा हैं, उनका अफसोस तक नहीं करते, बयान तक नहीं देते दहशतगर्दी के खिलाफ जो है, दहशतगर्दों के खिलाफ जो है। इस वक्त केपी में, साउथ केपी के अंदर रात को जो है दहशतगर्दों की हुकूमत होती है। वहां पे जो है टोल के ऊपर भी दहशतगर्द बैठ के टोल जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। दहशत में इनकी रेट जो है रात को बहुत सारे इलाके में केपी में जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं बिल्कुल मैं इस इशू के ऊपर जो है जो भी हम मदद कर सकते हैं केपी की हुकूमत की, उनकी रेट कायम करने के लिए हम हाजिर हैं। लेकिन ये खुद भी तो देखें ना अपने हालात कैसे हैं, ये किस तरह क्रिएट हुए हैं, जरा इनकी बैकग्राउंड पे देखें, जरा इन्वेस्टिगेट तो करें, ये किस तरह हालात हुए हैं। व्हाई डोंट दे कन्फ्रंट देम? क्यों नहीं कन्फ्रंट करते? क्यों ये मुसालिहाना और ये अपोलोजेटिक क्यों हुए हैं उनके आगे जो है? मतलब इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पीटीआई से लेना चाहिए, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद से भी लेना चाहिए। वो आपको याद है ना, जाके चाय पी रहे थे काबुल में, सारी दुनिया में तस्वीरें आ रही थी, तो उनसे भी तो जवाब ले। ये रियासती पॉलिसीज भी तो हैं, इमरान खान साहब की तो अपनी राय थी कि इनको वापस लाएंगे, सेटल करेंगे और ये रहेंगे, मगर उस तरफ का भी तो किरदार है। जैसे हाई टाइम 75 साल गुजर चुके हैं जो है, यहाँ पे किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। मैंने अगले दिन कहा कि तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब जस्टिस मुनीर जो है वो नजरिया ज़रूरत वाली जो है वो जजमेंट देता है। तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर लटकाने की जो है फैसला आता है। तौहीन अदालत उस वक्त भी होती है जब मार्शल लॉ को या फौजी टेक ओवर की तौसीक अदालतें करते हैं। ये तौहीन अदालत का जो है बंद हो जाना चाहिए मजाक। ये 209 जो है कॉन्स्टिट्यूशन से निकल जाना चाहिए कि जब मर्जी तौहीन अदालत कर ली, ताकि उसके पीछे जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट हुई तो कर ली, उसका कोई नहीं। और सियासी कारकुनों के ऊपर तौहीन अदालत रोजाना लगती रहती है। ख्वाजा साहब, अब इसमें क्योंकि आप आजकल आपकी जमात बहुत अदलिया पर तनकीद कर रही है, बट आपका बैड लक ही कहिएगा कि जिस वक्त आपका बुरा टाइम चल रहा था उस वक्त अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट हाथ मिला के आपके खिलाफ थे। मॉनिटरिंग जज लगता था, लोअर कोर्ट्स को कंट्रोल करता था, आप लोगों की जमानतें नहीं होती थी। अब इमरान खान साहब का गुड लक कही है कि इस वक्त अदालतें हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आप लेके आए, जिसके इमरान खान साहब की पार्टी के खिलाफ थी क्योंकि वो जस्टिस बंदियाल के साथ खड़ी थी और जस्टिस बंदियाल उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे थे, उससे असल में बहाल किया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, और वो आज हर तरीके से दिफा कर रही है उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अदलिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए हुए नहीं है इमरान खान साहब के खिलाफ। तो आपका बैड लक है, बजाय इसके कि जजेस पर तनकीद की जाए, जो माजी में आप लोगों के साथ हो रहा था वैसा नहीं हो रहा। आपका बैड लक, उनका गुड लक। नहीं, ये बैड लक गुड लक जो है वो तो सियासत में या कौमों की जिंदगी में अप्लाई नहीं होता। ये तो हमारे बिहेवियर जो हैं वो अप्लाई करते हैं। हमारे बिहेवियर के जो है नताइज होते हैं, हमारे करतूतों के जो है फल मिलता है। इसमें बैड लक और गुड लक जो है ना, ये वो क्या कहते हैं कि अपना एक जालिमों की अजब मंतक है कि पता नहीं अपने करतूतों का या अपने अमाल का वबाल जो है अल्लाह पे डाल आते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे आप लोगों को महीनों जमानत नहीं मिलती थी, आप लोगों के ओवरटर्न नहीं होते थे केसेस, मगर इमरान खान साहब को जनवरी में सजा दिलाई जाती है इलेक्शन से पहले 3 केसेस में। साइफर स्ट्रॉन्ग मुकदमा था जिस तरीके से कराई गई, कलअदम हो गया। इद्दत का केस कलअदम हो गया, बहुत ही फजूल केस था। और तोशा खाना सस्पेंड हो गया। उनकी जो सजाएं वो बहुत तेजी से ओवरटर्न हो रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से भी आपने देखा कि तो इस वक्त बजाय इसके कि आप जुडिशरी को बायस्ड कहें, यह कहा जाए ना कि जुडिशरी ने उस वक्त उस तरीके से हाथ नहीं मिलाया हुआ एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरीके से आप लोगों के खिलाफ मिलाया हुआ था। चले, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन के साथ इत्तेफाक कर लेता हूं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक कर लेता हूं कि जुडिशरी ने जो अपनी ट्रेडिशन है उनकी 75 साल के, ये हमेशा दाने हाथ के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट में हमारी अदलिया खड़ी रही है। अब ये जो है क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशन, पॉलिटिकल फैसले, पॉलिटिकल जो अफिलिएशंस, ये सारी की सारी वर्क कर रही हैं, और ये किसी असूल या किसी उस प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये सारा कुछ नहीं हो रहा। ये सारी पॉलिटिक्स जो है सरायत कर गई हुई है सारे के सारे अदारों के अंदर, और जुडिशरी उनमें सरे फहरिस्त है। आप रिमार्क्स इनके देख लें, और जिस तरह आपने जो एक सीक्वेंस बताया है, अगर उस सीक्वेंस के ऊपर जाएं तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकली एक्टिव जो है सबसे ज्यादा जो अदारा इस वक्त हमारा आईनी अदारा जो है पाकिस्तान में अदलिया है। सबसे ज्यादा एक्टिव वो है इस वक्त।
वह बाकी हम लोग तो बैक सीट ले चुके हुए हैं। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं कि हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म जो है वो कहीं मेल भी नहीं है उनके साथ, जो है जितना पॉलिटिकल एक्टिविज्म उधर छाया हुआ है इस वक्त। वैसे तो इस सारी सूरत हाल में क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो अदालत में जाएगा, तो ये जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाला मामला है इसको तो नॉन स्टार्टर ही ख्याल किया जाए, इस पर अमल होना नहीं है, बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाद में पीछे हट गए आप लोग। मेरी एक फीलिंग है, मेरी गट फीलिंग है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गुमेंट नहीं है कि ये जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है, जो है sooner or later it is going to happen, you know। आईनी मेल्ट डाउन ये इतना मतलब क्या मार्शल लॉ? आईनी मेल्ट डाउन क्या? नहीं, मैं मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। आपने जितनी बातें की हैं मुझसे, सारे के सारी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ब्रेकडाउन की तरफ आपका इशारा जो है साफ साफ नजर आ रहा है। और मैं आपके साथ इत्तेफाक कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली ये कोई ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? अच्छा, मगर मैं आप तो और इलैबोरेट करेंगे जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को, मेल्टडाउन को, क्या होगा, क्या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली? अभी या मैं नहीं एलैबोरेट करूंगा, जरा 2 4 5 10 दिन गुजर लेने दें, हो सकता है खुद ही एलैबोरेट हो जाए। नहीं एलैबोरेट होगा फिर मुझे बुला लीजिएगा, फिर जो मैं एलैबोरेट कर सका कर लूंगा, नहीं एलैबोरेट कर सका तो मैं आपसे माजरत कर लूंगा। सब और इस सारे में नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? आपके तो ज़ाहिर लीडर भी हैं, दोस्त भी हैं, वो खामोश हैं, वो आज तक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का दिफा नहीं कर पाती है कि नैब को भुट्टो साहब के दौर में बैन किया गया था। वो ओके है सबसे कि ये हो जाए, ठीक है? देखें, मैं एक तो ये है कि ये जो कहना कि मियां नवाज शरीफ जो इनएक्टिव है, बिल्कुल इनएक्टिव नहीं है। मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब जो है सिर्फ ये है कि मीडिया की जो ग्लेयर है उसके सामने जो है वो उनकी एक्टिविटीज नहीं आ रही, अदरवाइज वो पार्टी के अंदर जो है तमाम तर हदायत जो हैं उन्हीं से। देखें, आप बात जो कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक वाली बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। माजी के अंदर जो है आप जो बात कर रहे हैं, माजी के अंदर जिन पार्टीज पे लगा वो नए नाम के साथ जो है जारी और सारी रही। जो है पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, मैं इस आर्गुमेंट के साथ। लेकिन आप देखें इस माहौल में हम आज से 6 माह या 1 साल पहले भी, जब पीटीआई का 2 साल पहले भी दौर था, तो उस वक्त भी हमारे हाथ बंधे हुए थे। उस वक्त जो था वो जुडिशरी प्लस एस्टेब्लिशमेंट प्लस वजीर आजम, वो तीनों का एक नेक्सस था जिसने हमारे हाथ पैर बांधे हुए थे। आज जो है अगर कोई नेक्सस जो है उसमें कोई माइनस हुआ है या नेक्सस जो है वो टूटा है, तो अदलिया जो है वो आज जो है बिल्कुल एक पॉलिटिकल रोल जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, जो मैं समझता हूँ अदलिया के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, माजी का रोल कौन सा ठीक था जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासी फोर्सेस को कंट्रोल करते थे और कमजोर करते थे? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर अब कौन सा ऐसा फैसला एग्जैक्टली, क्योंकि 11 जजेस ने फैसला दिया और जब आप जिसमें जैसे काजी फैसल साहब भी शामिल हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ही एक पार्लिमानी पार्टी थी और हमारे फैसले को गलत इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रेट किया। नहीं, देखें, तहरीक इंसाफ का तो उस सारे केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं था। सब जो लोगों ने लिख के जो है एक रिटन जो है ओथ दी हुई हैं या हल्फनामे दिए हुए हैं कि जी हम जो है सुन्नी तहरीक के साथ हैं। अब वो नई ओथ जो है नया जो है एक एफिडेविट देंगे कि जी हम अब पीटीआई के साथ हैं। ये कभी किसी के साथ जो है इतना प्यार मोहब्बत और इतनी जो है इश्क की पींगे जो है माजी में आपने 75 साल में देखी है कि अदलिया ने किसी सियासी पार्टी के साथ इस तरह किया हो? फौज के साथ नहीं किया हुआ इतना, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने फौज की नहीं की हुई। मतलब अगर बुनियादी तौर पर तो जैसे जमाल बंदूखेल ने कहा कि ये इसलिए फैसला दिया गया क्योंकि तसलसल है ये उस मामले का जो कि सिंबल से शुरू हुआ और फिर इलेक्शन का मामला था, और जैसे जमाल बंदूखेल के फैसले से जैसे काजी फैसल साहब ने अग्री किया है।
नहीं देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि बीच में कुछ जजेस ने जो है मेजॉरिटी के साथ जो अगर उन्होंने डिपार्चर की भी है तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट किए हैं, वैलिड है उनके आर्गूमेंट, मैं उनके आर्गूमेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जो नेट जो आपके सामने रिजल्ट आया है, जो नेट आपके सामने जो चीज सिचुएशन जो आई है वो टेनेबल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल को टेनेबल है। मतलब अब आज फिच की रिपोर्ट आई है, वो तो आपकी हुकूमत को 18 माह चलते हुए देख रहे हैं, मगर उसके बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, उसके बाद भी वो एक टेक्नोक्रेट काइंड ऑफ सेटअप देख रहे हैं। जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं आएगा। तो जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। ये इस किस्म की सिचुएशन मैंने जैसे कहा ये टेनेबल नहीं है। इस जो हालात हैं ये टेनेबल नहीं है। मैं तो सियासी वर्कर हूँ, मैं कई दफा हुकूमतें डिसमिस हुई, घर चले गए, यानी मैं चारों मुल्क के मार्शला जो है वो मैंने विटनेस किए हुए हैं। पहले भी बहुत छोटा था, 8-9 साल 10 साल का था, लेकिन सियासी घराने में था तो इसलिए को उसकी समझ थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। जो हालात पैदा हुए हैं, आर्गुमेंट दिया जाता था ना कि ये मगर गंभीर के साथ साथ एक डिफरेंट भी है ना कि आपने आज से पहले जो देखा, और जाहिर है आपका बहुत बड़ा सियासी करियर और एक्सपीरियंस है, उसमें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हुए तो सिस्टम खतरे में पड़ गया और जाहिर है तख्ता भी उल्टा हुकूमतों का। मगर इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात का तो मसला नहीं है, हुकूमत और अपोजिशन के आपस के ताल्लुकात का मसला है। तो सिस्टम को खतरा है तो आपकी हुकूमत को कैसे खतरा होगा और कैसे चली जाएगी इस सारे के सारे एपिसोड में? मैं नहीं, देखें ये 18 महीने बड़ी लंबी मुद्दत होती है। 18 महीने में बड़ा कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ नहीं भी हो सकता। बड़ी लंबी उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया है फिच ने, जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि जो भी उन्होंने एनालिसिस किया है और उसके रिजल्ट में वो इलेक्शन नहीं देखते। उसके रिजल्ट में हमारे इधर लोग बैठे हुए हैं, हमारे सियासी बरादरी के लोग बैठे हुए हैं जो इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए। देखें हमारी सियासत में भी जो है ना ये 12वें खिलाड़ी बहुत है। इफ्तिखार आरिफ की नज़्म है एक 12वां खिलाड़ी जो है, जो पवेलियन में बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि किसी का गोड़ा गिड्डा जो है जख्मी हो और हम अंदर जाके खेलें जाके। तो इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त भी बैठे हुए हैं, जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। आपको हुकूमत अपनी खतरे में लग रही है या सिस्टम खतरे में लग रहा है? मुझे नहीं लग रही सिस्टम खतरे में लग रहा है। हम जितने भी हालात हमारे जो खिलाफ इस वक्त मुज्तमा हुए हैं, हालात जो हैं, वील टेक देम ऑन, बिल्कुल वील टेक देम ऑन, हेड ऑन। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का खतरा फिर आपको क्यों लग रहा है? उस ब्रेकडाउन में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं देखें, अगर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है जहाँ पे एक तो ये इसको कभी आप डिस्काउंट तो कभी किसी सूरत भी नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इस किस्म का खतरा हर वक्त जो है लर्क करता है तो वो दैट इज आई एम एब्सोल्युटली राइट। उसको मैं ये कह दूंगा कि एब्सोल्युटली जीरो खतरा है और हम जो करेंगे वो बिल्कुल हमें कोई जो है किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो माजी में सियासतदानों ने फेस किए, उस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती पर एक और सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत करते हुए इसे मखसूस नशिस्तों के केस से जोड़ रही है, जबकि हुकूमत एडहॉक जजेस की तैनाती का दिफा कर रही है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 3 साल के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए कल जुडिशल कमीशन का इजलास होना है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने एडहॉक जजेस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेस जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम तजवीज़ किए। मगर जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले ही जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकिर ने खुद ही मादरत कर ली है, जबकि ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जज
तैनाती के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत कर रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने आज कहा कि एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। इसकी समरी उस वक्त आगे बढ़ाई गई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया, जबकि उमर अयूब ने इल्जाम आयद किया कि चीफ जस्टिस की जानिब से एडहॉक जजेस लगाने का मकसद हम ख्याल जजेस को लगाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडहॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फैसला दिया। हम काजी फाइज ईसा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर आप माइनॉरिटी में भी है तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मन अमल करवाना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम सारे रिजर्वेशन लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे इकदाम से आप गुरेज करें। एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस है सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस खत्म नहीं होंगे। मगर हुकूमत एडहॉक जजेस की तैनाती का दिफा कर रही है। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ीक तारड़ ने कहा है कि आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। ये काजी साहब ने नहीं लगाने, चीफ जस्टिस साहब ने नहीं अपॉइंट करने, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपॉइंट करने हैं, जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें एक रिटायर्ड जज हैं जो उन 5 जजेस ने जिन्हें अपॉइंट किया, जस्टिस मंजूर मलिक साहब। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं अख्तर हुसैन साहब, जिसमें लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल बैठते हैं। पाकिस्तान का आर्टिकल 182 इजाजत देता है कि आप 3 साल के अंदर रिटायर्ड हुए जजेस को इनवाइट करें, अगर वो कंसेंट करेंगे कमीशन उन्हें अपॉइंट करेगा तो वो आएंगे, ताकि जो आम लोगों के मुकदमात हैं वो डिसाइड हो सके। उन्होंने उस रिव्यू के बेंच का हिस्सा इसलिए नहीं बनना कि वो उन्हीं 13 जजेस ने सुनना है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 17 की स्ट्रेंथ पूरी ही है भाई। अगर बेंच ने एक्सटेंड होना है तो वो 4 लोग जो उस वक्त नहीं थे हिस्सा, जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं थी हुई, या जस्टिस मुसरत हलाली उस वक्त इलाज के सिलसिले में छुट्टी पे थी, वो 4 जजेस भी मौजूद है। मेरी समझ से पता चलता है कि ये क्या डिबेट खोल दी गई है। अहम बात यह है कि जुडिशल कमीशन 9 अरकान पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जुडिशल कमीशन के सरबरा यानी चेयरमैन है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के अरकान में चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, वफाकी वजीर कानून आजम रज़ीक तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल हैं, जिन्हें जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी यानी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत की दावत दी गई है, जो एडहॉक जजेस की तैनाती से मुताल्लिक फैसला करेंगे। आम बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी है। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिया के मुताबिक एडहॉक जजेस की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा वक्त सियासी मुकदमात को सुनने में सर्फ होता है, जिसकी वजह से आम लोगों के मुकदमात की समाअत ताखीर का शिकार होती है और उनके मुकदमात के फैसले जल्द ना होने की वजह से उनमें बहुत बेचैनी पाई जाती है। इन तैनातियों के बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों में बेंच मुस्तकिल तौर पर तश्कील दिए जाएंगे। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि आईनी तरमीम करके मुल्क में एक आईनी अदालत कायम की जाए, जो सिर्फ और सिर्फ आईनी और सियासी मुकदमात की समाअत करके उनके फैसले करे। वफाकी हुकूमत के इस इकदाम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बहुत सारा कीमती वक्त जो सियासी मुकदमात की समाअत में सर्फ होता है वो बच जाएगा, और आम लोगों के मुकदमात जिनकी सियासी मुकदमात की वजह से समाअत नहीं हो सकती, उनकी समाअत करके जल्द से जल्द फैसले किए जा सकेंगे। इससे आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा और उनका अदालत पर एतमाद बहाल होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आज होने वाले पार्लिमानी पार्टी के इजलास का ऐलान भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का हुकूमती फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ऐलामी के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान गैर मुंतखब हुकूमत की बौखलाहट और एतराफ़ शिकस्त है। हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें गैर जमहूरी फैसले को मुस्तरद कर चुकी हैं। ऐलामी के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के फैसले पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के जरिए सुप्रीम कोर्ट की हकीकी साख तबाह होगी। एडहॉक जजेस की तैनाती से मसनूई तरीके से फ़र्द वाहिद की अददी बरतरी का एहतमाम किया जा रहा है। ज़ेर इल्तवा 56,000 केसेस को जवाब बनाकर एडहॉक जजेस की तैनाती बदनीयती पर मबनी है। एडहॉक जजेस का वाहिद मकसद हम ख्याल जजेस के जरिए तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। हमारे साथ इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, सबसे पहले तहरीक इंसाफ मुखालफत कर रही है एडहॉक जजेस की तैनाती की। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से
हिमायत की गई है, 56,000 केसेस का मामला है। आप समझते हैं कि जो एक बैकलॉग क्रिएट हो गया उसको हल करने के लिए भी ये दुरुस्त फैसला नहीं है? ये बिल्कुल गलत फैसला है और हमेशा से वकला बरादरी ने मुखालफत की है डॉकिज्म की, डॉक जजेस की। ये इस वक्त मखसूस लोग हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में जो कि हर किस्म की स्टैब्लिशमेंट की लाइन को टो कर रहे हैं। वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वकीलों की नुमाइंदगी करते हुए आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि ये डॉक अपॉइंटमेंट्स की सख्त मुखालफत की गई है। ये वकला की सख्त मुखालफत के नतीजे में पिछले तकरीबन 10 साल में कोई एडहॉक जज अपॉइंट नहीं हुआ। लिहाजा ये 10 साल के बाद एक नया शोशा छेड़ा गया है एडहॉक अपॉइंटमेंट्स का। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल तौर पर जजेस जितने जजेस की तादाद होनी चाहिए वो जब मौजूद है, इस वक्त 16 जज और एक चीफ जस्टिस मौजूद है, तो कोई गुंजाइश नहीं है या कोरम में कोई कमी नहीं है कि एडहॉक जज लाए जाए। लिहाजा एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बिल्कुल गलत और बदनीयती पे मबनी। अच्छा, वजीर कानून ये कह रहे हैं कि जजेस पूरे जितने हो सकती है वो सारे के सारे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट बैकलॉग बहुत क्रिएट हो रहा है। फिर जो पाकिस्तान बार काउंसिल कह रहा है कि फिर एक अलग अदालत हो आईनी मामलात के लिए, आके आप उससे अग्री करते हैं? ये किस तरह आगे बढ़ा जाए? हरगिज नहीं, कोई अलग अदालत बनाने की जरूरत नहीं है। इनको समझ ही नहीं है जो ये बात करते हैं। ये उन ममालिक में होती है जहां पर मल्टीपल सिस्टम होता है, पिरामिड ऑफ जुडिशरी का, जैसे उसमें फ्रांस में है, जर्मनी में है, वो सिस्टम और है। लेकिन जहां कॉमन लॉ सिस्टम है वहां पर कभी इस किस्म की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती। जैसे इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन केसेस सुनती है, इसी तरह बांग्लादेश में है, जिस तरह से इंग्लैंड में है, जिस तरह से यूएसए में है, तो कोई सेपरेट कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही होती है और कॉन्स्टिट्यूशन केसेस भी वही सुनती है। मतलब, और आपका बुनियादी एतराज इस उसूल पर है कि एडहॉक जजेस होने ही नहीं चाहिए, बेशक आइन में मामला दिया हुआ है, आइन में गुंजाइश दी हुई है, या फिर आपका एतराज शख्सियात पर है कि जिन शख्सियात को तैनात किया जा रहा है वो नहीं होनी चाहिए? नहीं जी, हम असूल की बात करते हैं कि असूली तौर पर एडहॉक जजेस को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी दर्दनाक तारीख है एडहॉक जजेस पर। आपको पता है कि मौलवी तबीदीन वाले केस में एक जज को बाहर किया गया था, उसको गवर्नर बना के भेजा गया था शहाबुद्दीन को, और उसकी जगह उस वक्त का लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एहसन रहमान को इंडक्ट करके तो इस तरह से मेजॉरिटी बनाई गई थी, जिसके नतीजे में कॉर्नेलियस को माइनॉरिटी में डाल के तो फैसला अपनी मर्जी का कराया गया था। ये लोगों को नहीं पता कि एडहॉक जजेस को किस तरह इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान की तारीख में गलत मुकदमात के फैसले करने में। इसलिए हमारे लिए बड़ा शॉकिंग है। एडहॉक की उस वक्त तो हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल ना हो, उस वक्त अगर कुछ मुकदमात सुनने हैं चंद दिनों के लिए, या कोई एक या दो ऐसे मुकदमात हैं जिसमें कि एक तादाद पूरी नहीं हो रही तो आप एक एडहॉक जज ले लेते हैं नीचे से, वो एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है। लेकिन एडहॉक जज को 3 साल के लिए लगाना या साल भर के लिए लगाना, ये तो वर्चुअली उनको परमानेंट जज बनाने वाली बात हो जाएगी, और इस तरह से जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो तबाह हो जाएगी। मतलब इसके अलावा जो इस वक्त मामलात हैं, आज फिच रेटिंग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट आई और वो 18 माह इस हुकूमत को देख रही है। इमरान खान साहब को बहुत जल्द जेल से बाहर आता नहीं देख रही है, मगर 18 महीने के बाद भी इलेक्शन नहीं देख रहे। उनका ख्याल है कि एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप पाकिस्तान में आ सकता है। हमारे साथ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की तरफ जा सकता है जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। आपको भी क्या इस बात का खदशा नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं की हरकतों की वजह से ये काम होने जा रहा है। ये हर गैर आईनी हरकत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है। एक तो इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, ये हारे हुए लोग हैं, तो ये सारे लोग वो हैं जिनको कोई किसी किस्म का मैंडेट ही नहीं है, और अब वो मजीद आईनी उलझाव में डाले जा रहे हैं कौम को, और उससे आईनी ब्रेकडाउन का पूरा खतरा है। जब तक हर अदारा अपना काम आइन के मुताबिक नहीं करेगा,
तब तक आइन नहीं चल सकता। और ये जब सुनने में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले मखसूस रिश्तों पर फैसला हुआ है, ये हुकूमत कहती है कि हम उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे। किस तरह हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो इसका मतलब है मुल्क में जुडिशियल सिस्टम बल्कि सारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वैसे हुकूमत ने अभी ये एग्जैक्टली नहीं कहा कि अमल दरामद नहीं करेंगे, रिव्यू में वो जरूर गए और तनकीद कर रहे हैं फैसले पर, मगर जाहिर है अमल दरामद तो हर हाल में करना पड़ेगा। ये ऑप्शन नहीं है हुकूमत के पास कि अमल दरामद ना करे। इलेक्शन कमीशन के इजलास भी हो रहे हैं, आपको क्या खदशा लग रहा है कि अमल दरामद ही ना हो इस फैसले पर? ये बात हवा में उड़ाई गई है हुकूमत की तरफ से कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब हम पिछले साल का रिकॉर्ड देखते हैं, जब 14 मई को पंजाब के इलेक्शन का हुक्म दिया था उस सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस पर यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे और उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया और खुल के कहा था कि हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। तो इनका रिकॉर्ड बहुत खराब है शहबाज शरीफ साहब का और उनकी हुकूमत का कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो उनको नहीं मंजूर होते या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते तो वो उन फैसलों पर अमल दरामद नहीं करते। लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साहब, अब आपकी जमात ने जाहिर है बहुत सारा मुश्किल टाइम देखा, अब जबकि अदालत से भी फैसले आना शुरू हो गए हैं, आपको लगता है कि किसी भी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन अगर होता है तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है, पब्लिक में सपोर्ट आपकी जमात के लिए मौजूद है, इसलिए क्या आप चाहेंगे अगर पार्लियामेंट में आप आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होता है, कि किसी भी तरीके से इंगेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए और उस ब्रेकडाउन को रोका जाए या किसी भी किस्म के ऐसे सेटअप को रोका जाए जिसकी वजह से आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान हो? देखिए, बात नुकसान की नहीं है, नुकसान तो कौम का नुकसान होगा। हमारा सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी लाना है। पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, बेशक मेरी पार्टी है इस वक्त मजलूम है, इस पर ज्यादती हो रही है, लेकिन हमारा सारा फोकस जो है वो इस मुल्क में आइन की अमलदारी को बचाना है। और ये यहाँ हम पार्टी लाइन से अब सोच रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि फौज का कोई काम नहीं है कि सियासी मामलात में मुदाखलत करे, इसलिए वो कहते हैं कि उनसे निगोशिएट करें, लेकिन किस तरह निगोशिएट करें उनका काम ही नहीं है ये कि सियासत में किसी किस्म की भी मुदाखलत की जाए। उनको अपने काम से काम रखना चाहिए। और खास तौर पे जबकि मुल्क के अंदर टेररिज्म बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह ये है कि पूरी तवज्जो नहीं दी जा रही उस तरफ। तो जब अदारे अपना काम छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देंगे तो फिर आइन के मुताबिक अमलदारी नहीं होगी। तो हमारी ये सबसे बड़ी जो तशवीश है वो ये है कि हालात किस तरफ ले जाए जा रहे हैं जिससे मुल्क में आईनी अमलदारी पर असरअंदाज होने की कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नून लीग हो यानी हुकूमत या फिर अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ, दोनों की तरफ से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का ख़तरा मौजूद है। जो फिच एजेंसी है वो ऑलरेडी 18 माह बाद की बात कर रही है, मगर फौरी ख़तरे की भी इस वक्त बात की जा रही है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है तो दूसरी तरफ 190 बिलियन पाउंड केस तेजी से आगे बढ़ रहा है और गवाहों के बयानात सामने आ रहे हैं। क्या मामला आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इलेक्शन से पहले जिन 3 केसेस में बानी पीटीआई इमरान खान को सजाएं हुई थी, उनमें से 2 केसेस यानी साइफर केस और इद्दत केस को अदालतें कलदम करार दे चुकी हैं, जबकि तीसरे केस यानी तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल है, लेकिन अभी भी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा नहीं हो सके हैं, क्योंकि नैब ने उन्हें तोशाखाना के एक और केस में गिरफ्तार कर लिया है, जिसे इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर करदा दरख्वास्त में चेयरमैन नैब और डीजी नैब समेत नैब के दीगर अफसरान को फरीक बनाया है और दरख्वास्त की है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, इन दोनों को रिहा करने के अहकाम दिए जाएं। आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी तफ्तीश में शामिल हुए हैं, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। इद्दत केस में रिहाई के फौरन बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। आला अदलिया ने बार बार कहा है कि सिर्फ नामजद होने पर किसी भी शख्स को फौरन गिरफ्तार न किया जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी आला अदलिया के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती इदारों को अदालती अहकाम के बगैर इमरान खान और बुशरा बीबी को गिरफ्तार
करने से रोका जाए। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत के मुकदमे से बरी होने पर सियासी इंतकाम के लिए दूसरे जाली मुकदमे में बगैर जवाब के गिरफ्तार किया गया। सियासी मुखालफत पर वफाकी और पंजाब हुकूमत इमरान खान और बुशरा बीबी को लंबे अरसे तक जेरे हिरासत रखना चाहते हैं। दोनों मुलजिमान को तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें जेरे समात होने के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जेरे समात होने के दौरान गिरफ्तारी बदनीयती का सबूत है, इसलिए इस अदालत से दरख्वास्त की जाती है कि वो इन हालात की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों की हिरासत को गैर कानूनी करार दे और उनको फौरी रिहा किया जाए और रियासती इदारों को सख्ती से हिदायत जारी की जाए कि वो दरख्वास्त गुजारों को इस अदालत से इजाज़त लिए बगैर किसी भी केस में गिरफ्तार न करें। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला उनकी किसी भी केस में गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड वो वाहिद केस है जो 2 साल से चल रहा है। इस केस में इमरान खान के खिलाफ नैब का रेफरेंस दायर हो चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक सज़ा नहीं हुई है, जबकि अब इस केस में गवाहों के बयानात सामने आ रहे हैं। परवेज़ खटक के बाद इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल का एहतसाब जज के सामने दिया गया बयान मंजर आम पर आ गया है। आजम खान के बयान के मुताबिक मैंने अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक वजीर आजम इमरान खान के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई। वजीर आजम के मुजीर एहतसाब शहजाद अकबर मेरे पास अपना दस्तखत शुदा नोट लेकर आए। ये नोट वजीर आजम इमरान खान से ये मामला काबीना से कॉन्फिडेंशियलिटी डीड मंजूर करवाने से मुताल्लिक था। शहजाद अकबर ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने ये नोट काबीना के सामने पेश करने की इजाज़त दी है। मैंने इस बात की वजीर आजम इमरान खान से तस्दीक करवाई और मंजूरी लेने के लिए ये फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को काबीना से मंजूरी के लिए भिजवाई। मैंने वो फ़ाइल काबीना सेक्रेटरी को दी जो पहले से मेरे दफ्तर में मौजूद थे। मैं इस मामले पर काबीना में होने वाली गुफ्तगू से वाकिफ़ नहीं हूँ, क्योंकि वो काबीना मीटिंग इन कैमरा थी। मैं उस नोट पर अपने दस्तखत को पहचानता हूँ। ये तो था आजम खान का बयान, जिन्होंने उस काबीना मीटिंग से पहले का अहवाल अपने बयान में बताया, जबकि उस काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर की जानिब से पेश की गई फाइल पर होने वाली गुफ्तगू के बारे में उस वक्त की वजीर बराए दिफाई पैदावार जुबैदा जलाल का भी बयान मंजर आम पर आ गया है, जिसके मुताबिक मई 2023 को मैं इस केस के तफ्तीशी अफसर के सामने नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हुई। दिसंबर 2019 में होने वाले काबीना इजलास में मैं बतौर वजीर बराए दिफाई पैदावार पेश हुई। उस काबीना इजलास में शहजाद अकबर ने एक इजाफी एजेंडा आइटम सील्ड लिफाफे में पेश किया। आमतौर पर रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक काबीना इजलास का एजेंडा मीटिंग से पहले सर्कुलेट किया जाता है, अलबत्ता उस एजेंडे के हवाले से प्रोसीजर पर अमल नहीं किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना को 190 मिलियन पाउंड के बारे में ब्रीफिंग दी। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि ये रकम यानी 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तौर पर बरतानिया मुंतकिल किए गए थे और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी NCA ने हुकूमत पाकिस्तान को बताया है कि ये रकम वहाँ मौजूद है, क्योंकि ये मामला खुफिया है, इसलिए इस पर किसी बहस की कोई ज़रूरत नहीं है। जब काबीना ने इस मामले की अहमियत की वजह से इस पर गौर व खोज करना चाहा तो शहजाद अकबर ने जोर दिया कि क्योंकि ये मामला खुफिया है, इसलिए इसको बगैर किसी बहस के मंजूर कर दिया जाए, जिस पर मैंने और दीगर काबीना अरकान ने भी इस पर बहस करना चाही तो शहजाद अकबर ने जोर दिया कि ये मामला बगैर किसी डिस्कशन के मंजूर कर लिया जाए। शहजाद अकबर ने मजीद ये भी कहा कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाएगी। इस वजह से नेक नियति के साथ हम सब ने ये एजेंडा मंजूर कर लिया। इस गुफ्तगू के बाद उस वक्त के वजीर आजम यानी इमरान खान ने ये एजेंडा मंजूर करने के लिए कहा। जब मैं इस केस में तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हुई तो तफ्तीशी अफसर ने मुझे 2 दस्तावेज़ात दिखाई। एक वजीर आजम इमरान खान को दिए जाने वाला नोट था और दूसरी दस्तावेज़ वो खुफिया डीड थी। जब ये दस्तावेज़ात मुझे दिखाई गई तो मुझे उनके बारे में इससे पहले कुछ मालूम नहीं था और ये बयान मेरा तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड कर लिया। प्रॉपर्टी टाइकून के 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान कैसे आए और किस तरह ये रकम पाकिस्तान के खजाने के बजाय उन्हीं प्रॉपर्टी टाइकून के सुप्रीम कोर्ट में वाजिबुल अदा जुर्माने की मद में अदा कर दिए गए। इस हवाले से इमरान खान और उनके साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगता रहा कि उन्होंने अपनी काबीना को गुमराह करके उनसे दस्तखत लिए। इस हवाले से पहले इमरान खान ने प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड वापस करने की जिम्मेदारी अपनी पूरी काबीना पर डाल दी थी, जबकि उनकी काबीना के कई अरकान इस हवाले से कह चुके हैं कि उनसे बगैर दिखाए बंद लिफाफे पर दस्तखत कराए गए और उज़रा में शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, परवेज़ खटक और फैसल वाउडा भी शामिल है। देखें, आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें
शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया उन्होंने कि खुला प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना, कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज देता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट दिए हैं ना। किस किस को दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ये ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो ये किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ ही नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। आज के बाद इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।